गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में आप लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग दो बेसिस पे सॉल्यूशंस का टाइप पढ़े थे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ their physical state, that is the physical state of solute and solvent. क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे solubility. क्लियर? अब solubility क्या है? What is solubility? तो किसी भी solvent के अंदर, ये solvent है, क्लियर? इस solvent में किसी solute का होमोजीनियसली जब इंटरमिक्सिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब ये सॉल्युबिलिटी होता कैसे है? तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसमें सॉल्यूट का जो एटम्स होता है वो ऑक्युपाई होता है होमोजीनियसली। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी को दो बेस टाइप्स पे पढ़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्या कि अगर सॉल्वेंट जो अपना है, सॉल्वेंट ये लिक्विड हो, सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है? और इसमें जो सॉल्यूट डालेंगे ये गैस होगा। और दूसरा क्या कि सॉल्वेंट फिर से इसमें लिक्विड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और इसमें जो सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूट ये सॉलिड होगा। तो इन दो बेसिस पर हम लोग को सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर? जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आज अब हम लोग पढ़ेंगे कि solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। क्लियर है? तो अब गैस को soluble करना है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो डेफिनेटली जो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इन दोनों स्पेस के बीच में, इन दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्पेस बचा हुआ है, इसी में जो ये गैस है इसका मॉलिक्यूल आके इसमें सॉल्युबल होगा, अपना ऑक्युपाई करेगा पोजीशन। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अफेक्ट करता है? क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? एंड सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहां पे कौन है? गैस। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो सॉल्यूट अपना गैस है और सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। क्लियर? तो नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? नाउ अब ये गैस है और ये लिक्विड है। अगर 11th में एक टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इट मींस इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम, देन द solubility is maximum. Clear? And if the nature of solute and solvent are different, then solubility is minimum. क्लियर है? तो अब इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर गैस कोई एक ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल NH3, और सॉल्वेंट ले लेते हैं क्या? H2O। तो इन दोनों का नेचर देखो। क्लियर? वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, पता है, तो सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। NH3 अमोनिया गैस, ये गैसियस स्टेट में होता है, पता है आप लोगों को। तो अब इन दोनों का नेचर अगर देखा जाए तो आपको पता है NH3 का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं NH एंड
एक दूसरा और मॉलिक्यूल लेते हैं N, H, H एंड H। तो इस H और इस N के बीच में क्या बन रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस इस NH3 जो कि सॉल्यूट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका देखते हैं सॉल्वेंट का, तो H2O में आप लोगों को पता ही है पहले से ही, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं H2O का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच फिर क्या बना? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस इस सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों का नेचर है कि दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देख रहे हैं आप लोग? तो इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का नेचर सेम है। अब दोनों का नेचर, इन दोनों का नेचर मैच करता है। मतलब क्या होगा कि लाइक नेचर का है, सेम नेचर का है। मींस इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो नेचर ऑफ गैस मींस सॉल्यूट और नेचर ऑफ लिक्विड मींस सॉल्वेंट। अब नेचर का मतलब ये नहीं सिर्फ कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो, है ना, कोई भी नेचर हो सकता है। लाइक इसमें अगर डाइपोल मूवमेंट है तो इसमें भी अगर डाइपोल मूवमेंट होगा तो दोनों का नेचर सेम हुआ, फिर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। वही एग्जांपल कि दो फ्रेंड्स का अगर नेचर मैच करता है तो फ्रेंडशिप काफी गहरा होगा, अगर मैच नहीं करता है तो फ्रेंडशिप नहीं चलेगा। वही इन दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है वो एक फ्रेंडशिप है, उसके दोनों के बीच में क्या है? एक इंटरेक्शन है। क्लियर? तो ये बात आप लोग समझ गए दोनों। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस व्हाट? कि अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी देखें किसका? सॉल्वेंट मींस लिक्विड का, लिक्विड में किसका? गैस का। और टेम्परेचर, तो यहां पे एक बर्नर हम लोग लगा देते हैं। क्लियर? ये रहा आपका बर्नर। अब इस बर्नर से इसको टेम्परेचर दे तो आपको पता है जैसे ही हीट हम लोग टेम्परेचर देंगे कि सॉल्वेंट मींस लिक्विड का मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करेगा, हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। मींस काइनेटिक एनर्जी फिर से कौन सा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे में कोलाइड करेगा और फिर से वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मींस एट अ हाई टेम्परेचर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैज टेंडेंसी टू इवेपोरेट। मींस लिक्विड का टेंडेंसी हो जाता है हाई टेम्परेचर पर कि वो गैस में इवेपोरेट होने लगता है। और उस टाइम पर अगर उस लिक्विड में हम लोग गैस को डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय लिक्विड का टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर से गैसियस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो उस समय वो लिक्विड इस गैस को सॉल्युबल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा गैस और उतना इसका सॉल्युबिलिटी कम। मींस बोल सकते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। अब यहां पे एक और बात का ध्यान देना है, क्या कि आपको पता है कि किसी भी मैटर में जब हम लोग टेम्परेचर हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। मींस अगर दो एटम्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है इससे ज्यादा स्पेस डेफिनेटली उसमें हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक स्टेट आता है, एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद से फिर से उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है
और उसके बढ़ने के बाद जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर से उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होना स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? मींस शुरुआत में जब हम लोग टेम्परेचर देंगे सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। और आप एज्यूम करो पहले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना था, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन दोनों के बीच का इतना हो जाए तो इस समय ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स आएगा कि इस समय आएगा? आपको पता है कि ऊपर वाले केस में ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स आएगा। इसका मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? गैस का लिक्विड में बढ़ेगा। क्यों? दूसरा एक और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को कि वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां से कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। क्लियर? तो अब आपको पता है कि जब तक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो अपने अंदर गैस को सॉल्वल करते रहेगा। क्लियर? मींस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ऊपर जो टेम्परेचर होगा उसमें सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन टिल क्रिटिकल टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि उस समय तक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर के। मींस क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जैसे वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी का सॉल्युबिलिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? बढ़ेगा। वाटर के अंदर गैस को जो सॉल्युबल करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर अपने अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो घटाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब आप लिटरल मीनिंग अगर समझे तो प्रेशर का मतलब होता है जबरदस्त। क्लियर? मींस अगर ये गैस इसके अंदर लिक्विड के अंदर जाना नहीं चाह रहा है तो उसको अगर ऊपर से प्रेशर दे तो वो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ले लिया जाए कंटेनर। क्लियर? अब इस कंटेनर में अगर यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? गैस। यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा और पिस्टन पर ऊपर से अगर प्रेशर एग्जर्ट करें, ऊपर से क्या लगाएं? प्रेशर एग्जर्ट करें, तो प्रेशर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, ऊपर से जितना प्रेशर का अमाउंट ज्यादा देंगे, ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है ये इस लिक्विड के अंदर में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब प्रेशर अगर हम 5 पास्कल का लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में 10 पास्कल के प्रेशर पर वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। इट मींस कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मींस प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना मैक्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्लियर? तो अब ये जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो लगभग यही चीज है। क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। ये देखो आप लोग कि हम लोगों को पता है कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। क्लियर? सॉल्वेंट क्या है अपना? लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है अपना? गैस। क्लियर? तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबल करना, तो लिक्विड में गैस को सॉल्युबल होने के लिए इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच होना चाहिए। तो सॉल्यूट और हम जस्ट बताया आपको कि फ्रेंडशिप सेम नेचर में सेम, अगर दोनों का नेचर सेम है तो फ्रेंडशिप काफी अच्छा होगा।
दोनों का नेचर अगर डिफरेंट है तो फ्रेंडशिप अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब कि ये खुद अकेले में खुश है, अकेले में खुश रहने का मतलब सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन कर ले, लाइक सॉल्यूट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूट का इंटरेक्शन तो है लेकिन किसके साथ है, सॉल्यूट के साथ है, तो वहां पे उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ होना जरूरी है। तो इस केस में सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, मींस सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्लियर है। दूसरा, फिर से अगर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन तो है लेकिन किसके साथ है, सॉल्वेंट के साथ ही है, तो फिर सॉल्वेंट का अगर सॉल्यूट के साथ होता तब जो सॉल्युबिलिटी मैक्स होता, लेकिन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन तो है लेकिन किसके साथ है, सॉल्वेंट के साथ है, फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी मीन हो जाएगा, मींस मिनिमम होगा। मींस बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solvent interaction। क्लियर। एंड थर्ड, सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब सॉल्यूट का इंटरेक्शन तो हो रहा है लेकिन किसके साथ हो रहा है, सॉल्वेंट के साथ हो रहा है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर मैक्स होगा तो उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। मींस बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, मींस हेनरीज लॉ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हेनरीज लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।